नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में हमेशा की तरह आज भी अपने दिन की शुरुआत पूजा अर्चना के साथ करते हुए अपने गुरुओं का आशीर्वाद लिया। मुगतम श्री एवं बार फिर जानवरों के प्रति अपना प्रेम भी दिखाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर स्थित हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार भी लगाया। इस दौरान सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी और साथ ही समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देश भी दिए। रामनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन का आज 1 साल पूरा हो गया। आज ही के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने श्री राम मंदिर का शिलान्यास और भूमि पूजन किया था, जिसके बाद से लगातार एक योजना के तहत राम मंदिर का निर्माण काम जारी था। उम्मीद है कि वर्ष 2023 के अंत तक मंदिर के श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। सीएम ने अयोध्या पहुंचकर रामलला हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, जिसके साथ ही यहां पर अन्न महोत्सव के लाभार्थियों को अनाज भी बांटेंगे। मंदिर प्रांगण में पूजा और अनुष्ठान कार्यक्रम रखा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जिले में जरूरतमंदों के निःशुल्क राशन वितरण के दिन माह पूरे होने पर आज पूरे प्रदेश में अन्न महोत्सव का आयोजन किया जा रहा। इसके लिए हर सरकारी राशन दुकान पर 100 लाभार्थी बुलाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 24 चुनिंदा राशन दुकानों पर सांसद, विधायक, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी राशन वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान अनाज लेने वालों को सरकार की तरफ से एक झोला भी दिया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री की फोटो छपी होगी। लाभार्थियों को प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री प्रदेश के 10 चुनिंदा जिलों के लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। एक बार फिर समाजवादी पार्टी साइकिल यात्रा के जरिए यूपी की सिंहासन पर काबिज होने की तैयारी कर रही है। सपा आज पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा निकालेगी। आज भी पार्टी के कद्दावर नेता और जनेश्वर मिश्रा की जयंती भी होगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ में साइकिल यात्रा करेंगे। पूर्व सांसद डिम्पल यादव कन्नौज में साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पार्टी के सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री अलग अलग जिलों में साइकिल चला रहे हैं। इतना ही नहीं, आज से ही समाजवादी पार्टी के लिए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन भी बलिया से शुरू हो रहा है। बलिया 1857 की क्रांति के जनक मंगल पांडे की धरती है। वहीं जनेश्वर मिश्र का भी जन्म हुआ और इसीलिए पार्टी की तैयारी है कि प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन उसी धरती से किया जाए। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि सरकार के सवालों को कटघरे में खड़ा किया जाए। बात चाहे बेरोजगारी की हो या किसानों की हो, महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की हो, फिर आजम खान के लंबे समय से जेल में रखने की हो, इन सारे मुद्दों को लेकर यह साइकिल यात्रा कल पूरे प्रदेश में निकाली जाएगी। यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बसपा लगातार पूरे प्रदेश में प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन कर रही। इसी क्रम में आज बसपा लखीमपुर खीरी के डीसी रोड स्थित बंधन गार्डन और सीतापुर में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन करेंगी। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा और पूर्व मंत्री नकुल दुबे एक सभा को संबोधित करेंगे। बसपा नेताओं ने लोगों से इस सम्मेलन में शामिल होने की अपील की है। आज टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर टीम को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि आज टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन कर कांस्य पदक जीता है। आज सफलता के भारतीय हॉकी के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय को जोड़ा है। टीम इंडिया की इस अविस्मरणीय उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की इस जीत पर पूरे देश में खुशी का माहौल है। इसी कड़ी में हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय के घर पर भी जश्न का माहौल बना हुआ है, जिसके चलते ललित के पिता और परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बसपा के कई प्रमुख नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इसमें बसपा के बीकापुर के पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू भी शामिल रहे, जिन पर 2009 में उक्त कांग्रेस की तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी के घर जलाने का आरोप लगा है।
दयाशंकर सिंह के परिवार को अपशब्द कहने के मामले में भी बबलू पर आरोप लगे हैं, लेकिन जितेंद्र सिंह बबलू को बीजेपी ने अपनी पार्टी का मेंबर बना लिया है। इसे लेकर न केवल बीजेपी में ही बगावत के सुर फूट रहे हैं, बल्कि रीता बहुगुणा जोशी ने खुद पार्टी नेतृत्व से बबलू की सदस्यता खत्म कराने के मुद्दे पर बात करेंगे। यूपी में कोरोना महामारी की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या के साथ ही मृत्यु दर में भी भारी कमी आई। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से 61 नए मामले सामने आए, जबकि 45 लोग कोरोना से ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं। प्रदेश में अब तक कुल 16,85,170 रोगी संक्रमण मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में इस समय 686 एक्टिव मामले हैं। इनमें से 474 लोग होम आइसोलेशन में हैं। अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में बीते एक दिन में कुल 2,46,058 सैंपल की जांच की गई। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा नए मरीज राजधानी लखनऊ से सामने आए, जहां 17 नए मामले मिले, जो बीते दिनों के मुकाबले ज्यादा हैं। वहीं लखीमपुर खीरी में 7, प्रयागराज में 3, गोरखपुर में 4 और वाराणसी में 2 कोरोना मामले सामने आए। राजधानी लखनऊ में थप्पड़बाज लड़की के सामने ओला कैब ड्राइवर से घूस लेने से कृष्णानगर कोतवाली को 2 पुलिस अफसर आपस में भिड़ गए। दोनों ने घूसखोरी और पूरे मामले में एक दूसरे पर आरोप लगाया। थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर महेश दुबे ने कहा कि उनकी गैर मौजूदगी में भोला खेड़ा के चौकी इंचार्ज हरेंद्र यादव ने कैब ड्राइवर से गाड़ी छोड़ने की एवज में रुपये लिए थे। चौकी इंचार्ज ने इंस्पेक्टर को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। चौकी इंचार्ज का कहना है कि वह खुद को बचाने के लिए उन्हें झूठा फंसा रहे हैं। वहीं एसीपी की जांच में लापरवाही बरतने वाले इंस्पेक्टर कृष्णानंद महेश दुबे समेत 2 दरोगा मन्नान और हरेंद्र को लाइन हाजिर कर दिया गया है। पूरे प्रदेश भर में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा। आगरा के चंबल नदी का भी यही हाल है। बीती रात चंबल नदी ने खतरे के निशान को पार कर दिया। नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के दर्जनों गांव जलमग्न हो गए। यहां लोगों को तटवर्ती इलाकों से पलायन शुरू हो गया है। लोग अपने जरूरी सामान लेकर गांव से बाहर जा रहे हैं। धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर 140 मीटर से ऊपर पहुंच गया है, जबकि पिनाहट पर नदी खतरे के निशान के पार बह रही है। नदी के पास के गांव में बसे लोग पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं प्रशासन ने बाढ़ चौकियों पर टीम गठित कर दी है। योगी सरकार का गैंगस्टर मुख्तार अंसारी और उसकी गैंग के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। इसी क्रम में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी और साले सरजील रजा की लगभग 2 करोड़ 18 लाख की संपत्ति कुर्क कर दी गई। गाजीपुर जिलाधिकारी ने अफसा और सरजील रजा की संपत्तियां कुर्क करने के आदेश दिए। ये संपत्तियां कुर्क आदेश के मुताबिक नगर के सैयद बाड़ा स्थित आवासीय भवन को मुनादी कराकर कुर्क करने की कार्रवाई की गई। इसके अलावा आवासीय फ्लैट गोमती नगर लखनऊ की कुर्की भी कर दी गई। गाजियाबाद के लोनी विधानसभा से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने एक बार फिर अपने ही सरकारों के अधिकारियों पर हमला बोला है। गुर्जर ने अपने 2 साथी विधायकों पर बीजेपी जिलाध्यक्ष के साथ जिलाधिकारी के ज्ञापन सौंप कर प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना में हो रही बंदरबाट को रोकने के साथ ही दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों, ठेकेदार और कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बदायूं में शादी समारोह में शामिल हुए दरोगा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दरोगा शराब के नशे में सर्विस रिवॉल्वर से फायर करता हुआ दिखाई दे रहा है। लखनऊ में बाल चिकित्सा ओपीडी में बेस्ट फील्डिंग बूथ की शुरुआत की गई। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने इस बूथ का उद्घाटन किया, जिस दौरान सिविल अस्पताल के निदेशक सुभाष चंद्र सुनिंद्रायल भी मौजूद रहे। अमेठी के गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के सब्जी मंडी में तेज रफ्तार अनियंत्रित होकर ट्रक बाइक की टक्कर मार दी। ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी, जिसकी बाइक सवार महिला की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया, लेकिन ड्राइवर मौके से फरार हो गया। महोबा के पनवाड़ी थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए महिला समेत 2 लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद पड़ोसियों की मदद से युवक ने एक चोर को अवैध तमंचा सहित पकड़ लिया, जबकि दूसरा भागने में कामयाब रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए जांच शुरू कर दी। रायबरेली के खीरो
थाना क्षेत्र के हरिदपुर मृदाहा गांव में पेड़ में एक युवक का शव लटका हुआ मिला, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आत्महत्या का कारण घरेलू विवाद बताया जा रहा है। हरदोई के शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के उधरपुर गांव में कोचिंग पढ़कर लौटते समय एक युवक लापता हो गया, जिसके बाद छात्र के परिजनों ने कोतवाली में गांव के ही एक व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इटावा के बसरेहर थाना चौबिया क्षेत्र में बाइक सवार भाई बहन के साथ लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों के साथ पुलिस ने पीछा कर पकड़ना चाहा तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 3 बदमाशों को गोली लगी, वहीं पुलिस को भी गोली लगी। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। आगरा के थाना वाह क्षेत्र अंतर्गत कस्बा जरार में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला ने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अंदर से बंद कमरे की कुंडी को तोड़कर महिला के शव को फंदे से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मैनपुरी के कुरावली थाना क्षेत्र के हवेलिया गांव में देर रात महिला की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और हत्या का कारण जुटाने में लगी हुई है। कानपुर देहात के बरौर थाना क्षेत्र के निगोही गांव में मामूली बात को लेकर दबंगों ने महिला समेत परिजनों की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा। बंदरों के हमले के कारण भूपेंद्रपुरी कॉलोनी के एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं लोगों का आरोप है कि इलाके में बंदरों का आतंक लगातार शिकायतों के बावजूद स्थानीय प्रशासन और अधिकारी कोई जरूरी कदम नहीं उठा रहे। ललितपुर में थाना जखोरा क्षेत्र अंतर्गत लगौन पेट्रोल पंप पर मगरमच्छ आने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा कि मगरमच्छ बेतवा नदी से निकलकर पेट्रोल पंप तक पहुंचा, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। मुजफ्फरनगर में कचहरी स्थित डीएम कार्यालय पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण गोयल मित्तल ने नगरपालिका में चल रहे भ्रष्टाचार से जिलाधिकारियों को अवगत कराया और कार्रवाई के लिए डीएम को निर्देश दिया। साथ में ज्ञापन भी सौंपा गया। बांदा के फतेहगंज थाना क्षेत्र के जवरापुर गांव में अज्ञात कारणों के चलते 17 साल के युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बरेली में चोरी कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लंबे समय से फरार ई रिक्शा चोर गैंग के 4 सदस्य को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से पुलिस ने 4 ई रिक्शा, 120 नशीली गोलियां और नशीला पाउडर बरामद किया। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में मंटूरा पब्लिक स्कूल में बोर्ड परीक्षा में कम नंबर आने पर छात्रों ने जमकर हंगामा काटा। साथ ही स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। मथुरा में अवैध रूप से चल रहे ऑटो पर कार्यवाही करते हुए मथुरा ट्रैफिक पुलिस ने 40 गैर परमिट ऑटो को सीज किया। चेकिंग के दौरान ऑटो चालक भागते नजर आए, तो वहीं एसपी ट्रैफिक ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। हमीरपुर के सदर एसडीएम और सीओ ने अंग्रेजी और देसी शराब की दुकानों की रूटीन चेकिंग की। चेकिंग में अधिकारियों ने स्टॉक रजिस्टर्ड के चेक किए। वहीं एसडीएम ने बताया कि शासन के निर्देश पर यह चेकिंग 4 अगस्त से 6 अगस्त तक की जाएगी। ललितपुर में लगातार हो रही बारिश के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 44 गड्ढों में तब्दील हो गया। ताल बेहट से लेकर सादर तक सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से रोज हादसे भी हो रहे हैं। फतेहपुर के खागा कोतवाली क्षेत्र में 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि झगड़ा होने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन पुलिस मामले की संज्ञान में लेकर जांच कर रही है। आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुजरात जा रहे अवैध शराब से भरा हुआ ट्रक पकड़ा, जिसकी कीमत लगभग 27 लाख रुपए बताई जा रही। वहीं पुलिस ने चालक और परिचालक को गिरफ्तार कर लिया है। वाराणसी के करखिया गांव में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। यहां हिंदू जागरण मंच ने दंपति सहित 3 लोगों को पकड़कर फूलपुर थाने की पुलिस को सौंप दिया है। तीनों पर आरोप है कि वे गांव के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को हिंदू धर्म छोड़ने और ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। लखनऊ के पारा क्षेत्र में एक पति अपनी पत्नी की हत्या करके मौके से फरार हो गया। सूत्रों की माने तो कुछ महीने पहले ही दोनों की लव मैरिज हुई थी। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई।
बुलंदशहर के प्राथमिक विद्यालय में पेयजल की दीवार गिरने से छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। दीवार के नीचे दबी छात्रा की चीख पुकार की आवाज सुनकर ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और घायल छात्रा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, लेकिन वहां डॉक्टर ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया। सुल्तानपुर के लभुआ थाना क्षेत्र में पुलिस टीम ने घेराबंदी कर अवैध असलाहा तस्कर गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस का कहना है कि व्हाट्सएप के जरिए असलाहा बेचने की डीलिंग की जाती थी। रामपुर के अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने हत्या के एक मामले में 5 लोगों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही कैदियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया। महोबा में प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण महिला से वरिष्ठ लेखाकार को अभद्र भाषा का प्रयोग करना और 5,000 रुपए की रिश्वत लेना महंगा पड़ गया। आपत्तिजनक भाषा और घूसखोरी से परेशान महिला ने पति के साथ मिलकर कार्यालय के ही लेखाकार की चप्पलों से पिटाई कर दी। आगरा डोंकी थाना क्षेत्र के डोंकी में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। मारपीट में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक युवक की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसके बाद घायल युवक को डोंकी पुलिस इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। यूपी के मुरादाबाद की एक पॉश कॉलोनी में एक साथ 81 परिवारों के पलायन वाली खबरों पर मुरादाबाद पुलिस ने स्पष्टीकरण दिया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि हिंदू परिवारों को तंग किए जाने से जुड़ी खबरें गलत है और ये मामला असल में कॉलोनी मकान को बेचे जाने से जुड़ा हुआ है। इस विषय पर पुलिस का कहना है कि कॉलोनी के कुछ लोग नहीं चाहते थे कि किसी अन्य समुदाय के लोगों को यहां मकान बेचा जाए, इसीलिए इस तरह के पोस्टर लगाए गए। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यह साफ कर दिया है कि भारत के किसी भी व्यक्ति को देश में कहीं भी संपत्ति खरीद कर रहने की आजादी है। फतेहपुर के सदर कोतवाली के खलील नगर में रात में पुलिस ने महिला के गेट पर जमकर लाठियां चलाई, जिसका वीडियो वायरल हो गया। वहीं पुलिस पर महिला को जबरन कब्जा दिलाने का आरोप लगा। पीड़ित महिला मदद की गुहार लगाई है। कानपुर देहात के भोगनीपुर थाना क्षेत्र के हरदुआ रोड पर संदिग्ध अवस्था में एक महिला का शव पड़ा मिला। वहीं हत्या करके शव को फेंके जाने की आशंका जताई गई है। सूचना पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रायबरेली के लालगंज थाना क्षेत्र के ओगाबाग में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती ने जहरीला पदार्थ खा लिया और युवती नशे की हालत में दूसरे गांव के बाहर पड़ी मिली, जिसके बाद सूचना पर परिजन और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और युवती को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जौनपुर के महाराजगंज थाना क्षेत्र में बैंक लूट का आरोपी पुलिस हिरासत में फरार हो गया। बताया जा रहा कि 3 आरोपियों को मेडिकल परीक्षण के लिए पुलिस ले जा रही थी, लेकिन तीनों आरोपी में से एक आरोपी हथकड़ी से हाथ निकालकर फरार हो गया, जिसके बाद आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के गोदाम मोहल्ले में परचून की दुकान से सामान लेने गई नाबालिग बच्ची के साथ दुकानदार ने छेड़छाड़ कर दी, जिसके बाद बच्ची ने भागकर घर वालों को बेटी बताई। वहीं परिजनों ने दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी। प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना इलाके में मुठभेड़ के दौरान बदमाश अतहर के पैर में गोली लगी। उसका साथी बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। फतेहपुर में बिंदकी कोतवाली कस्बे के मोहल्ला में संदिग्ध अवस्था में रिक्शा चालक का शव मिला, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुजफ्फरनगर के नगरपालिका में सैकड़ों सफाई कर्मचारियों ने 2 साल से वेतन नहीं मिलने पर जमकर हंगामा काटा। आत्मदाह करने की चेतावनी देते हुए प्रधानमंत्री से गुहार भी लगाई। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि 2019 से उन्हें प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन अभियान के अंतर्गत शहर के मार्गों और चौराहों पर साफ सफाई के लिए रखा गया है, लेकिन आज तक उन्हें नगरपालिका की ओर से 1 रुपया भी नहीं दिया गया। नेपाल सीमा से सटे महाराजगंज जिले में ठूठी बारी कोतवाली क्षेत्र के जमुई गांव में भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की गई, जिसकी कीमत 6 अरब 86 करोड़ 86 लाख 64,949 रुपए बताया जा रहा। वहीं मौके से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस विचार मंथन शिविर में जुटी हुई है। आज कांग्रेस की 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर का अंतिम दिन है। वहीं शिविर के दूसरे दिन बैठक के बाद चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष और पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि इस बार कांग्रेस उत्तराखंड को बचाने के लिए चुनावी मैदान पर उतरेगी।
हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस के पास संजीवनी पहले से है। ऋषिकेश से मंथन शिविर के बाद जीत का अमृत भी मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही कलेवर में नजर आएगी। वहीं कांग्रेस बहुत बड़ा कुनबा है, अब यही कुनबा जनता के बीच जाकर राज्य में बदलाव की बयार लाएगा। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 37 नए कोरोना संक्रमित मिले। वहीं एक मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि 42 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 576 रह गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार बुधवार को 25,098 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। 3 जिलों चंपावत, रुद्रप्रयाग और टिहरी में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया। वहीं अल्मोड़ा और बागेश्वर, पौड़ी में 1-1, चमोली में 13, देहरादून में 6, हरिद्वार में 3, नैनीताल और पिथौरागढ़ में 2-2, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में 4-4 मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,42,283 हो गई। इनमें से 3,28,304 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,366 लोगों की जान जा चुकी है। 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य का एक बड़ा बयान सामने आया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 2022 के चुनाव का निर्णय जनता के हाथ में है, क्योंकि जनता जो भी फैसला लेगी उसे जनादेश का सम्मान करना हमारा फर्ज है। लेकिन अभी यह कहना बिल्कुल जल्दबाजी होगी कि मजबूत कौन है, कांग्रेस मजबूत है या फिर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए संगठन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। 2022 में होने वाला चुनाव बहुत कुछ साबित करने वाला है। उत्तरकाशी में भारी बारिश के चलते मोरी बाजार में मलबा आ गया, जिससे कुछ दुकानों में मलबा भर गया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कार्य शुरू कर दिया। साथ ही यातायात को जेसीबी की सहायता से सुचारू रूप से चलाया गया। बता दें कि किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। देहरादून के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मार्ट सिटी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों का औचक निरीक्षण किया, जहां संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सीओ स्मार्ट सिटी ने कहा कि बरसात की वजह से निर्माण कार्यों की जो रफ्तार धीमी पड़ी है, उसको जब तेजी गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाना हमारा काम है। हरिद्वार के तुगलपुर गांव में जय भगवान हत्याकांड का खानपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया। बता दें कि जय भगवान की हत्या उसकी पत्नी ने ही भाई के साथ मिलकर करवाई थी। चलिए कुछ खबरों का रुख करते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश के आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी इस बार भी चुनाव के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का आना जाना लगा हुआ है और एक बार फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। यूपी चुनाव सर पर है, इसलिए जनता को सराखों पर बिठाने की कवायद भी तेज हो गई है। लखनऊ वाले दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली वाले लखनऊ आ रहे हैं और इन सबके पीछे वजह एक ही है, वो है चुनाव। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी आए, यूपी के मुखिया सांसदों के साथ दिल्ली गए, फिर दिल्ली से गृह मंत्री अमित शाह यूपी आए। आने जाने का ये क्रम लगातार जारी है। इसी क्रम में एक बार फिर बीजेपी की राजनीति की बिसात बिछाने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 7 अगस्त को 2 दिवसीय यूपी दौरे पर आ रहे हैं। जेपी नड्डा अपने दौरे के दौरान नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों से संवाद करेंगे। इसके अलावा मिशन 2022 को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये पूरा कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस दौरान जेपी नड्डा एसजीपीजीआई में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से भी मुलाकात कर सकते हैं। जेपी नड्डा का ये दौरा बीजेपी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। पार्टी आने वाले दिनों के लिए रणनीति पर लगातार मंथन कर रही है
आला कमान का आना जाना जारी है। पार्टी को निचले स्तर तक, गांव-गांव तक मजबूत करने के लिए ब्लॉक प्रमुखों से सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करने वाले हैं। बीजेपी सूबे में सत्ता बरकरार रखने के लिए लगातार विपक्षी दलों से लड़ाई के लिए रणनीति बना रही है। नड्डा लखनऊ में रहेंगे और कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में गहनता से पदाधिकारियों के साथ चर्चा भी होगी। लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ के बीच लगातार ट्रैफिक को ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है, क्योंकि बीजेपी आगामी चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट।